यार इतना बड़ा वीडियो वो भी इन फुद्दू टॉपिक्स के लिए। तो यार अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है ना तो मेरे स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, अनडाउटफुली क्रिस्टल क्लियर आंसर आता है, मतलब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है, आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये देखिए पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले टॉपिक्स देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। यार ये फुद्दू टॉपिक्स नहीं होते, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं लोगों को इतना परेशान करते हैं कि पूरी जेनेटिक्स निपट जाती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता क्या है। ट्रेट, कैरेक्टर, अलील, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, टेट्राप्लॉइड, टेट्राड। अच्छा आधे लोग तो इसी में फैल जाएंगे। मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड लोगों को लगता है सेम है, तो भाई ये सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है, ठीक है। तो वीडियो में यार मेरी 2 चीज़ें रहेंगी, एक होगा कंसेप्ट और एक होगा विजुअलाइजेशन, और ये विजुअलाइजेशन ही सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है। इसी पे जो है पूरा बुनियाद है। क्या है हम लोग पूरा चीज़ देखते हैं, उससे पहले ये 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए। तो मैं बताता हूँ, ये 2 सेल्स हैं, ठीक है। इसमें बताना कि हैप्लॉइड कौन सा है। क्या ये सिर्फ हैप्लॉइड है तो गलत है आप, क्या ये सिर्फ हैप्लॉइड है तो भी गलत है। सही क्या है फिर आगे रिवील करूंगा। विच इज डिप्लॉइड, क्या सिर्फ ये डिप्लॉइड है, गलत है। क्या सिर्फ ये डिप्लॉइड है तो भी गलत है। तो आखिर कौन सा डिप्लॉइड है आगे देखेंगे। अच्छा बताना क्या ये जनरली एग्जिस्ट करता है। ये है हमारा क्रोमोसोम, है ना। जैसे जीन होता है ना, लाइक लेट्स से हाइट का जीन होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, एज्यूम करते हैं। तो क्या कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ एक ही मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स के ऊपर आ सकते हैं। देखते हैं आगे, बाकी अगर डाउट ना हो तो यार बढ़िया है। विच वन इज अ जीन, है ना, ये तीनों में से जीन कौन है। भाई जीन हम लोग को देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही सिनेरियो यहाँ पे, बट यहाँ पे अलग सिनेरियो, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ग्रीन वाले से जो मार्क किया है उसमें से कौन सा जीन है। यार हल्का सा भी डाउट आ रहा है ना, मतलब कंसेप्ट वीक है, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पे डिप्लॉइड सेल लिखा है, वर्ड पे ध्यान देना, डिप्लॉइड सेल, ठीक है। इसमें कितने क्रोमोसोम है, ये एनाफेज है जो बना रखा है उस पर ध्यान दो। इसमें कितने क्रोमोसोम है, कईयों का कहना है 0, कईयों का कहना है 3 ही है अभी भी, कईयों का कहना है 6 है। तो यार है क्या, इसको पूरा रिवील करते हैं, ठीक है। यार एक बार ये पूरा वीडियो देख लो, है ना, अंत तक देखो। मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक्स के अंदर आइंदा बात से जो है आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। मेरा नाम इकरार अहमद और आप देख रहे हैं फेंटेड IQ। आइए देखते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्रोमोसोम से, ठीक है। मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से आप लोगों को पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, इसको कहते हैं आप लोग क्रोमोसोम आज तक, ठीक है। इसके अंदर जो ये एक वाला है, ये एक पार्ट रहता है, इसको बोलते हो एक क्रोमेटिड, ठीक है, एक क्रोमेटिड बोलते आए हो। और जो है दूसरा वाला है उसको भी एक क्रोमेटिड बोलते आए हो, ये भी क्या है, एक क्रोमेटिड, ठीक है। और अब तक क्या सुना है आपने कि ये दोनों मिला करके जो है बनाता है एक क्रोमोसोम, ठीक है। ये तो वो चीज़ थी जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है। और भी चीज़ें हो सकता है आप लोगों को पता हो, बेटर है, लेकिन बाकियों के लिए क्लियर कर दूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ एक क्रोमोसोम है ना, मैंने अब क्या बनाया साइड में, ये बनाया मैंने एक सिंगल क्रोमेटिड। क्या चीज़, एक सिंगल क्रोमेटिड, ये अकेला क्रोमेटिड है, ठीक है, ये किसी के साथ जुड़ा नहीं हुआ है। तो जब ये अकेला क्रोमेटिड है तब भी ये क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। ये तब भी क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम कहलाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जब एक क्रोमेटिड था तब भी एक क्रोमोसोम, जब 2 क्रोमेटिड था तब भी एक क्रोमोसोम। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये दोनों जो है आपस में ज्वाइंट है यहाँ पर सेंट्रोमियर पर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कह दूँ कि एक और क्रोमोसोम मैंने ले लिया, एक और क्रोमोसोम ले लिया इस तरीके से, और एक और क्रोमेटिड एक बार और मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो अब क्या ये कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो यार अब भी ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये अब भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें इस बार 3 क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, इस बार इसमें 3 क्रोमेटिड्स हैं। तो यार कितने भी क्रोमेटिड अगर एक सेंट्रोमियर से जुड़ जाए, चाहे जितने क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर से जुड़ जाए, एक ही क्रोमोसोम कहलाएंगे, लेकिन उसके क्रोमेटिड्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। इतनी चीज़ हम लोग को क्लियर हो गई। अब इसके बाद आते हैं कि यार हमारा इन सब का रिलेशन क्या है ना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर कैसे पाई जाती। तो यार मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल लूँगा, अपना ह्यूमन का एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। ह्यूमंस के केस से सबसे बेस्ट समझ में आता है। तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, ठीक है। एक ह्यूमन की सेल मैंने बनाई, ठीक है, एक बहुत बड़ी सी सेल, क्योंकि इसी में सब कुछ अब चलेगा, ठीक है। ये मैंने बना दी ह्यूमन की सेल, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों ने देखा होगा, ये सुना है कि ह्यूमंस के अंदर जो है 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल DNA होता है, या क्रोमोसोम बोल दो, ठीक है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और एक पेयर जो होता है ना, जनरली यानी फीमेल्स के अंदर वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा कुछ जगह पे आप लोगों को क्या मिलेगा कि 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, और यहाँ पे जो है ना एक पेयर कभी XX रहता है तो एक पेयर हो गया, लेकिन मेल के अंदर X और Y होता है, ठीक।
तो यहाँ पे कभी कभार 24 बोल देते हैं, लेकिन वो चीज़ें अपनी अलग जगह पे, ये कंसेप्ट का हिस्सा नहीं है, मेन पार्ट जो है उस पर देखो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, तो मैंने बनाया 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 22। ठीक है, एक मैंने बनाया एक्स क्रोमोसोम, मैंने बना दिया एक्स क्रोमोसोम। अच्छा, जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि एक्स क्रोमोसोम का नाम उसके शेप की वजह से है, तो वो लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मैंने एक क्रोमेटिड बनाया है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से अपनी सेल उठाई, मैं 3 सेल के ऊपर डिस्कस करूँगा। पहली सोमैटिक सेल जो मैंने यहाँ से उठाई, दूसरी गैमेटिक सेल्स, ठीक है, और तीसरी सेल जो रहेगी जिस पे हम लोग का सारा कंसेप्ट टिका रहेगा, वो होता है गैमेटिक सेल से आने वाले पहले सेल, है ना। हमारा जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल अगर आप लोगों ने देखा हो, ठीक है, सेल साइकिल के अंदर हमारा मेन जो फेज चलता है ये सारा, एक होता है इंटरफेज जिसके अंदर आता है ये G1 फेज, है ना, एक होता है S फेज, उसके बाद आता है G2 फेज, ठीक है, और इसके बाद ये हमारा जो होता है डिवीजन वाला फेज होता है, M फेज होता है। ठीक है, इसके अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, अब मैंने ये जो सेल उठाई है, वो यहाँ से उठा दी। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एक क्रोमैटिड, हम लोगों ने आज तक क्या देखा है यार, हमारी सेल्स के अंदर तो ऐसी ही रहती थी यार क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऐसी रहती थी, जो आप लोगों ने देखा है वो मैं बताऊंगा कि किस वजह से है, लेकिन अभी जो है जो नॉर्मल सेल मैंने उठाई उसके अंदर ये कंडीशन होता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये इतनी चीज़ें जो है ना 1 से लेकर के 22 प्लस ये एक्स क्रोमोसोम, तो ये जो है एक सेट होता है, ये होता है 1 सेट। ठीक है, 1 सेट होता है। इसी की तरह जो है एकदम डिक्टो जो है हमारा 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक इसका एक्स हो या तो वाई हो, मेल हो तो वाई हो जाएगा, है ना, एक्स या वाई क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये भी क्या हो गया, इसी की तरह एक सेट है। ठीक है, इसी की तरह क्या है, एक सेट है। अब सुनो, इनका यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इनका आइडेंटिकल होना ज़रूरी नहीं है, सेम होना, है ना, इनके जैसा होना, इनके जैसी प्रॉपर्टी बियर करना, हमारा ये चीज़ ज़रूरी है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो थर्ड क्रोमोसोम के ऊपर एक हाइट का जो है हमारा वो है DNA। ठीक है, हाइट का जीन है कैपिटल T, और यहाँ पे भी तब हाइट का ही DNA पाया जाएगा, हाइट का ही जीन पाया जाएगा, है ना। अब वो कैपिटल T भी हो सकता है, स्मॉल t भी हो सकता है, उस समय मतलब नहीं। अगर मैं आइडेंटिकल बोलूँ तो कैपिटल T होना मस्ट है, लेकिन मैंने आइडेंटिकल नहीं बोला, मतलब कैपिटल T अगर यहाँ है तो कैपिटल T भी हो सकता है, स्मॉल t भी हो सकता है, बशर्ते यहाँ पे हाइट का है तो सिर्फ यहाँ पे हाइट का ही होगा, थर्ड वाले के ऊपर। एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, अगर ये एक सेट है ना, ये पूरी सेल है, अगर सिर्फ एक सेट है तो ये एक सेट की वजह से वो कहलाएगा मोनोप्लॉइड। ठीक है, अभी मैं अगर बताऊं कि सिर्फ एक सेट है तो मोनोप्लॉइड, है ना। अगर मैं कहूं 2 सेट हैं, कितने सेट हैं यहाँ पे, टोटल 2 सेट्स हैं। ठीक है, जब 2 सेट आ जाए तब मैं क्या बोलूंगा, डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड। अगर मैं कहूं ऐसा ही एक और सेट है तो ट्रिप्लॉइड, अगर कहूं एक और सेट है तो टेट्राप्लॉइड। ठीक है, वो चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब मोनोप्लॉइड आपको समझ में आ गया, डिप्लॉइड समझ में आ गया। अब आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो यार जैसे कि ये 2 सेट थे, ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके रिस्पेक्टिव जो क्रोमेटिड है, जैसे ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, या ये वाला क्रोमेटिड या ये वाला क्रोमेटिड, ये जैसे सेकंड वाला क्रोमेटिड, सेकंड वाले क्रोमेटिड से कैसा है, सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है क्या, नहीं है। तो ये जो सेम टू सेम वाले क्रोमेटिड होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। समझ में आया, होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं, सेम टू सेम जो रहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक है, जो सेम टू सेम रहते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पे तो एक सेट बनाया मोनोप्लॉइड, 2 सेट बना दिया तो डिप्लॉइड, तो ये सेल थी डिप्लॉइड, तो इसके अंदर 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर मैं कहता ट्रिप्लॉइड सेल है तो 2 वाले जो क्रोमेटिड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि यार सेल के अंदर जो हम लोगों का होता है ह्यूमन के बॉडी के अंदर, वो तो कुछ इस तरीके का सेल हर बार दिखाया जाता है, तुमने ऐसा क्यों बना दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं आंसर अभी दूंगा, उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो सेल साइकिल है ना, अगर इस फेज में मैंने जो सेल उठाई है वो वर्किंग फेज है, G0 फेज में, ठीक है, वर्क कर रही है, वहाँ पर क्रोमोसोम के फॉर्म में जो है हमारा DNA नहीं होता है, वहाँ पर ना ये अगर सेल है
इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से कुछ जो है सेल के अंदर डीएनए अरेंज होता है ना, मतलब रीअरेंज ही नहीं होता, एक तरह से उलझा हुआ रहता है। तो मैंने क्यों कह दिया कि यहाँ पर ये क्रोमोसोम के फॉर्म में, मैंने एक एजम्पशन लगा दिया कि जो इतना डीएनए का कंटेंट है ना, इन फ्यूचर अगर उसने क्रोमोसोम बनाया, इन फ्यूचर अगर यहाँ पर आके डिवीजन फेज में मेटाफेज के करीब कंडेंस होकर डीएनए क्रोमोसोम बना लिया, तब जो है वो इतने क्रोमोसोम्स बनाएंगे, है ना। ह्यूमंस के अंदर कितने हो जाएंगे टोटल? 23 पेयर्स फीमेल्स के अंदर, मेल के अंदर 22 पेयर और प्लस XY, ठीक है। वो चीज़ हटाओ। तो ये चीज़ समझ में आया कि जो डीएनए होता है वो जो है क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाता है, और हम लोग का एजम्पशन होता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो और कुछ नहीं बल्कि एक डीएनए के फॉर्म में ही हमारा एजम्पशन है कि वो फ्यूचर में जाके इतने क्रोमोसोम बना लेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर ये है हमारा एक क्रोमेटिड, ठीक है। मैंने बोल दिया ये 3 नंबर का जो क्रोमेटिड है हाइट वाला, वो मैंने ऐसे बना दिया 3 नंबर का हाइट वाला, ठीक है। इसके ऊपर जो है इस हाइट वाले के ऊपर यहाँ पर जो है लगा हुआ था क्या? कैपिटल T, ठीक है। कैपिटल T इधर था ना, जैसे यहाँ पे दे रखा है 3 वाले पे कैपिटल T। इसी से सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। अब देखो जब ये एस फेज में आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे जो ये ग्रीन वाला हमारा क्रोमेटिड मैंने बना रखा है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 3 का एक क्रोमेटिड, 3 का एक क्रोमेटिड, मतलब कि थर्ड क्रोमोसोम, ये अभी भी पूरा क्रोमोसोम ही है, एक ही क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड, यहाँ पर एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड। यहाँ पर डीएनए का कंटेंट था 1C, है ना, ये यूनिट होती है डीएनए को मेजर करने की। यहाँ पे 1C था, यहाँ पे क्या हो गया? इसका 1C, इसका 1C, है ना, मतलब डीएनए का कंटेंट इस वाले क्रोमेटिड में 1C के बराबर, इस वाले क्रोमेटिड में 1C, टोटल कितना हो गया? 2C, ठीक है। टोटल अब देखो यहाँ पे डीएनए डबल हो गया 2C, ठीक है। इसके अंदर जो जीन था हाइट का कैपिटल T, तो वो इसके अंदर कैपिटल T ही होगा, स्मॉल t नहीं होगा। ये वाला क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड के आइडेंटिकल होगा, ठीक है। इस क्रोमेटिड का इस क्रोमेटिड से आइडेंटिकल होगा। अगर मैंने कोई भी क्रोमोसोम बनाया, ठीक है, कोई भी क्रोमोसोम बनाया इस तरीके से, या एक और मैं बना दूं, तो वो जो भी एक सेंट्रोमियर पे लगे होते हैं वो क्रोमेटिड आइडेंटिकल होते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई। मैं यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं, सेम होते हैं होमोलॉगस में। यहाँ पे क्या होता है? आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। यहाँ डीएनए का कंटेंट बढ़ जाता है। यहाँ पे जब यहाँ पे 2 क्रोमेटिड थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गए, यहाँ पर डीएनए का कंटेंट बढ़ गया। इतनी चीज़ दिखाई दी, ठीक है। अब ये जब आगे जाता है तब हमारा जो है ये इस फॉर्म में ही आता है, ठीक है। मेटाफेज के करीब आते हुए जब ये क्लियर मेटाफेजियल प्लेट पर जब ये क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है, तब जाके हमारे साइंटिस्ट जो है ना छापा निकालते हैं। ये देखो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, जो कि तुम्हारा इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, ठीक है, ये एक्स के फॉर्म में दे रखा है, गौर से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो वो मेटाफेजियल प्लेट पे इस तरीके से अरेंज होता है, इस वजह से एक्स शेप का आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही कर करके 1 2 ऐसे ना ले करके पूरा यहाँ तक 22 पेयर्स हो जाएंगे, फिर ये एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये क्रोमेटिड बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हमारा ये क्रोमोसोम बन जाता है। इतनी चीज़ क्लियर हुई क्या? देखो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। ये चीज़ एक बार को आप लोगों को क्लियर हो गई होगी अच्छे से, लेकिन अब मेन चीज़ के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इससे तो देखो मैक्सिमम कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा, विजुअलाइज हो पाएगा कि किस तरीके से जो है हमारा क्रोमोसोम अरेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब तक विजुअलाइज नहीं होता होगा, ये चीज़ें अब क्या एकदम क्लियर कट दिखाई देने लगती है कि अच्छा इस फॉर्म में होता है। देखो अब मैं क्या कहता हूँ कि जैसे मेरा एक क्रोमोसोम था, है ना, मैंने क्या बना दिया? एक क्रोमोसोम, ठीक है। मैंने एक और क्या बना दिया? एक क्रोमोसोम, ये, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो है मेरी नॉर्मल फंक्शन वाली जो सेल है ना, फंक्शनिंग जो करती है, यानी G0 फेज में जब रहती है, तो उसका मैंने जो है एक क्रोमोसोम मान लिया कि डीएनए के तो फॉर्म में ऐसे रहेगा ही न्यूक्लियस में, लेकिन मैंने मान लिया कि अगर वो एक क्रोमोसोम बनाएगा तो इतना रहेगा, ठीक है। अब मैं अपनी एजम्पशन के लिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर डीएनए इस तरीके से अरेंज है, होता नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी एजम्पशन से बोल दिया ताकि आगे आसानी हो, ठीक है। कंडेंस फॉर्म में होता है, क्या होता है वो बाद में देखेंगे। उसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है, ये और यहाँ पे भी होता है। अच्छा, अब देखो ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए आइडेंटिकल है, ठीक है,
ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए आइडेंटिकल है, तो एक क्रोमोसोम का जो ये दोनों क्रोमैटिड है ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, मैंने कहा इसी की तरह अब जैसे मैंने सेल बनाई थी, ठीक है, मैंने क्या बनाई थी? सेल बनाई थी। सेल के अंदर मैंने पूरे पेयर्स बना रखे थे अलग अलग। ठीक है, सेल के अंदर पेयर्स बनाए थे। अब जैसे यहाँ पे मैं एक पेयर बना दूँ 1, ठीक है, यहाँ पे क्या पेयर बना दूँ 1 का, 1 मिनट पॉज करो। हाँ भाई, मैंने क्या बताया था कि इस क्रोमोसोम में ये दोनों क्रोमैटिड आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, और ये एक सेल है जिसके अंदर एक ये हमारा जो है क्रोमोसोम है, एक ये हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, उसी तरह एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये फर्स्ट वाला क्रोमोसोम था, ये सेकंड वाला था, और ये वाला भी फर्स्ट था, ये सेकंड था, मतलब कि एक सेट ये, एक सेट ये। ठीक है, जब अब यहाँ पे देखना क्या है कि जब मैंने कहा ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है आपस में। ठीक है, ये दोनों क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला फर्स्ट से सेम है, तो इसका जो क्रोमैटिड होगा वो इसके क्रोमैटिड से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, समझ में आया? अगर मैंने सेम क्रोमोसोम उठाया तो उसके आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते थे। मैंने जब होमोलॉगस क्रोमोसोम उठाया तो उसके क्रोमैटिड्स आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाने लगे। ठीक है, इतनी चीज़ है ना। तो मेरा क्या हो गया? होमोलॉगस क्रोमोसोम क्लियर, सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्लियर। क्रोमोसोम और क्रोमैटिड क्या होते हैं एक एक क्वांटिटी पे, ये चीज़ मैंने बता दी। अब आगे देखते हैं। तो यार अब आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा पॉइंट आता है जीन और अलील के लिए। जीन, अलील, क्रोमोसोम तो हो गया, क्रोमैटिड हो गया, जीन, अलील, कैरेक्टर ट्रेट। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। अब आप लोग इसको समझने के लायक हो गए हैं। क्या चीज़ है ना, मैंने क्या बोला कि एक मेरे पास क्या है, एक क्रोमैटिड है। ठीक है, ये क्या है? एक क्रोमैटिड है ना। मैंने एज्यूम क्या कर लिया कि इसके अंदर डीएनए कुछ इस तरीके से होता है। असल फॉर्म में कैसा होता है? कंडेंस होता है, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, वो बात की बात है। ठीक है, इस फॉर्म में हो गया। मैंने क्या कहा कि जो मेरा इतने पार्ट का जो है डीएनए था, ठीक है, इसका जो है ना, ये क्या है? ये डीएनए है। अगर ये डीएनए एक स्पेशल अरेंजमेंट रखता है अपने बेस पेयर्स का, स्पेशल अरेंजमेंट रखता है अपने बेस पेयर का, किसका? बेस पेयर का। कैसा स्पेशल अरेंजमेंट? इस तरह का स्पेशल अरेंजमेंट कि ये एक्सप्रेस होकर के कोई कैरेक्टर शो कर दे। ठीक है, अगर कैरेक्टर शो कर दे, अगर एक्सप्रेस हो, अगर नॉन एक्सप्रेसिबल होगा तो बात ही खत्म। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट हो, अगर एक्सप्रेस हो जाए इन्वायरमेंटल कंडीशन से तो कैरेक्टर देगा, और अगर नॉन एक्सप्रेसिबल हो तो कैरेक्टर नहीं देगा, बट स्पेशल अरेंजमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये स्पेशल अरेंजमेंट है तो ये डीएनए जो है जीन कहलाएगा। अभी ये कुछ नहीं समझ में आया होगा, अलील और जीन का डिफरेंस मैं बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, अगर जैसे ये ऐसे डीएनए है, मैंने कहा था ये कैपिटल टी, मान लो इसी की तरह एक और डीएनए भी हो सकता है। एक क्या हज़ारों डीएनए, सॉरी हज़ारों जीन, जैसे ये जीन था, ये वाला डीएनए का सीक्वेंस जीन था, वैसे ये वाला डीएनए का सीक्वेंस भी जीन कहला सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, मान लो ये हेयर्स के लिए कोई जीन हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक क्रोमोसोम जो होता है ना, एक क्रोमोसोम, ये क्या था? एक क्रोमोसोम इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है? एक क्रोमैटिड। ठीक है, एक क्रोमैटिड। ठीक है, अच्छा, एक क्रोमैटिड के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी कई लोग फिसल जाते हैं। एक क्रोमैटिड के अंदर एक ही डीएनए होता है, सिर्फ एक। पूरे क्रोमैटिड के अंदर सिर्फ एक डीएनए है ना। हमारे 23 पेयर्स के अंदर 46 जो है हमारे डीएनए हो जाएंगे नॉर्मल सोमेटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक क्रोमैटिड है तो इसके अंदर सिर्फ एक डीएनए है। एक डीएनए के अंदर ढेर सारे जीन हो सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ 2 दिखा दिए। तो अच्छा, ये दोनों तो जीन हो गए। ठीक है, ये दोनों जीन हो गए। ये जो बीच का पोर्शन इतना बच रहा है, ये क्या है? क्या ये जीन नहीं है? ये तो देखो डीएनए तो है। ठीक है, ये डीएनए तो है, ये रहा हमारा डीएनए। क्या ये नॉन एक्सप्रेसिबल जीन तो नहीं कि ये वो जीन है जो कि एक्सप्रेस नहीं हुए, वो डीएनए तो नहीं। ये चीज़ स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, ये चीज़ जो है ये जीन नहीं होती है, ये जीन नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए होती है। ठीक है, ये बहुत मैक्सिमम अमाउंट में होता है, ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है। इसका काम होता है हमारे जीन की प्रोटेक्शन करना।
किसकी प्रोटेक्शन? जीन की प्रोटेक्शन करना। मान लो अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पे पड़ रही है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज का मैक्सिमम इन रीजन पे पड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा, तो प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा, तो ये अपने ऊपर सारा जो है म्यूटेशन करवा लेगा और इसको बचा लेगा। ठीक है, आगे देखो। अब आता है हमारा, जैसे मेरे डीएनए, एक क्रोमेटिड में एक डीएनए, ये चीज़ मैंने इससे क्लियर कर दी। ठीक है, अब मैंने कहा कि कैरेक्टर क्या होता है, इतनी देर से कैरेक्टर बोल रहा हूँ मैं, कैरेक्टर होता क्या है। आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ देख लो यार, वो छूट गई थी बताना। ठीक है, जैसे कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के जो है सब क्लासीफाई करोगे तो ट्रेट आएगा, है ना। एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे मान लो मैंने हाइट का एग्जांपल ले लिया, तो अब मैं हाइट अगर बोलता हूँ तो वो एक कैरेक्टर जरूर है। अब मैं ये बोलूँ कि यार हाइट, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ठीक है हाइट या तो छोटा या तो बड़ा। मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि ड्वार्फ होगा कि टॉल होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ हाइट यानी वो कैरेक्टर एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ ट्रेट तो मैंने स्पेसिफिकली बताया कि वो टॉल है। टॉल है मतलब मेरे को समझ में आया कि वो टॉल है हाइट में। ठीक है, तो वो चीज़ की ट्रेट हो जाती है। कैरेक्टर का ट्रेट जो होता है स्पेसिफिक होता है उस कैरेक्टर का। ठीक है, जो कैरेक्टर होता है ना, जैसे हाइट, उसका होता है जीन, उसको रिप्रेजेंट करता है जीन जनरली। आगे क्या होगा मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, पर अभी एक बुनियाद बना रहा हूं, उसको देखो। हाइट जो होता है कैरेक्टर है जिसको जीन रिप्रेजेंट करता है। ट्रेट जो होता है ये जैसे टॉल है तो इसको अलील रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये सेल है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये दोनों, एक पे कैपिटल टी एक पे स्मॉल टी, तो ये दोनों आपस में जो है एक जीन कहलाएंगे, जिसमें से एक ये जो डीएनए है जो हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल वाला, है ना, और एक ये डीएनए है जो हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है ड्वार्फ वाला। तो ये वाला डीएनए अपने में अलील कहलाएगा, ये वाला डीएनए अपने में अलील कहलाएगा, और ये दोनों मिलके एक जीन कहलाएंगे। ये तो डिप्लॉइड सेल की बात हो गई, है ना। अब मान लो कि ये जो है हमारा हैप्लॉइड सेल कोई देता है। हैप्लॉइड इसका मतलब कि ये मान लो ह्यूमन है, कोई मेरा एक फ्रेंड है जैसे आशीष, ठीक है, अब वो बहुत लंबा है। अब मैं कहता हूं कि उसका गैमेटिक सेल ये है, तो ये जो है आधी हो जाएगी। ठीक है, तो आधी होने के बाद उसका एक क्रोमोसोम यहां आ जाएगा। तो अब ये जब एक क्रोमोसोम आएगा ना, तो आप लोग क्या देखोगे कि इसका ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा इस गैमेटिक सेल में जब सिर्फ एक ही क्रोमेटिड आया था, ठीक है, तब मैं कहूंगा कि ये जो कैपिटल टी है इस सेल के अंदर अलील है। ठीक है, यहां भी अलील था, यहां भी अलील है। ठीक है, पर यहां पर ये अकेला जीन नहीं था, यहां पे ये दोनों मिलके जीन थे, पर यहां पे ये अकेला जीन भी है, क्योंकि मैं ही यहां पे अलील हूं, मैं ही जीन हूं अगर अकेला है ना। पर यहां पर दोनों आ रहे तो ये दोनों मिलके जीन होंगे, अकेले नहीं होंगे। तो ये चीज समझो, है ना। ये क्या है, ये जीन बोलो तब भी सही होगा, अलील बोलो तब भी सही होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा कब होता है ना, ये जो है मैंने गैमेटिक सेल जरूर लिया। अब ह्यूमंस के केस में ह्यूमंस तो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो ये जब होता है, इसकी प्लॉइडी एन जब हो जाती है ना, तब ऐसी चीजें पॉसिबल होती हैं। मैं जानता हूं अभी चीजें थोड़ी हवा लगी होंगी, है ना, अभी आगे जाके एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। आइए देखते हैं यार, जीन और अलील देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्रॉड टर्म पे अगर मैं बात करूं तो जो जीन होता है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया हाइट हो गया। ठीक है, और जो अलील होता है ना, वो ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि टॉल हो गया कि ड्वार्फ हो गया। तो जैसे कैरेक्टर का दो टाइप होता था हाइट के केस में, टॉल और ड्वार्फ, है ना, ये दो ट्रेट हो जाते थे। वैसे ही जीन का दो टाइप हो जाएगा, फिर दो अलील, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ठीक है, अभी ये समझते हैं क्या है। सबसे पहले क्या किया ना, मैंने इन दो सेल्स का एग्जांपल ले लिया जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। मैंने यहाँ पे देखो एक सेट लिया, दो सेट लिया, तीन सेट लिया। ठीक है, मैंने इस वजह से तीन सेट लिया ताकि एक मिसकंसेप्शन जो डिप्लॉइड का बना रखते हो दिमाग में वो हट जाए, तो ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर जो है मान लो एक जीन है, मतलब हाँ एक जीन है कैपिटल टी, यहाँ पर है एक स्मॉल टी, है ना, यहाँ पर है मान लो स्मॉल टी, कुछ भी ले रहा हूँ मैं, ये हाइट का है। ठीक है, कैपिटल टी अलील है, स्मॉल टी अलील है, स्मॉल टी अलील है। क्यों? कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ, स्मॉल टी ड्वार्फ। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो है ये तीनों जो है क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम। ठीक है, पूरा देख लो, तो ये वाले क्रोमोसोम क्या है हमारे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इन होमोलॉगस क्रोमोसोम का ये जो कैपिटल टी, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, ये सब आपस में मिला के बनाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है एक जीन। अभी नहीं समझ में आएगा अच्छे से, अभी और बताऊंगा। एक जीन, इसके तीन अलील, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक जीन के तीन अलील, देख रहे हैं, है ना, ट्रिप्लॉइड सेल के अंदर। यहीं अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैंने यार दो ठो एक्स टाइप का क्रोमोसोम बना दिया, ये मैंने जो है तुम्हारा एस फेस के बाद का बना दिया। मैं कहता हूँ कि यार ऐसे नॉर्मल सेल है मेरी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है, अब क्या, तो अब भी यही होगा,
है ना, ये एक अलील, ये दूसरा अलील, ये तीसरा अलील, ये तीनों मिला के बनाते हैं एक जीन। ये जीन कैसा है, 3 अलील से मिलके बना है। कौन सा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 3 अलील से मिलके बना है ये एक जीन। इतनी चीज़ दिखाई दे रही है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ यार ह्यूमंस का केस लेकर के, तो ह्यूमंस क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं ह्यूमंस। तो मैंने एक सेट मिटा दिया, ठीक है, एक सेट दोनों में से मिटा दिया। अब क्या हो गया, ये डिप्लॉयड हो गया, ठीक है, अब ये डिप्लॉयड सेल हो गई। तो अब डिप्लॉयड सेल के अंदर आप लोगों को दिखेगा कि ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों मिल के बना रहे हैं एक जीन, ठीक है, एक जीन बन रहा है, एक जीन बन रहा है। लेकिन ये जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी का है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे कितने अलील हैं, 2 अलील हैं। एक जीन के 2 अलील डिप्लॉयड के अंदर, एक जीन की 3 अलील ट्रिप्लॉयड के अंदर। वैसे ही इस केस में भी देखोगे अगर आप लोग, तो एक जीन है, ठीक है, एक जीन है, एक जीन के कितने अलील, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक जीन के 2 अलील, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दिया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर और क्लियर करते हैं इसको। तो यार अब नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि कैरेक्टर है। अब मैंने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया है, तो ब्लड ग्रुप है ना, यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है जीन से रिप्रेजेंट होता है। क्या होता है अभी आगे देखते हैं। कैरेक्टर देखो, यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है, बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ए बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। तो 4 किस्म के ट्रेट हैं, 4 किस्म के ट्रेट हैं, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप, सिर्फ ए ब्लड ग्रुप IA अलील से रिप्रेजेंट होता है, सिर्फ बी ब्लड ग्रुप IB से, और सिर्फ 0 या O ब्लड ग्रुप I नील अलील से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन जो AB ब्लड ग्रुप है वो 2 अलील से मिलकर रिप्रेजेंट होता है, इस वजह से मैंने वहाँ पे अलील नहीं लिखा है। इतनी सी समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, एक जीन बोले तो मतलब यहाँ पर ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक जीन 3 टाइप के अलील रखता है। एक जीन 3 टाइप्स के, 3 टाइप वर्ड पे ध्यान देना, 3 टाइप्स के अलील रखता है, जिससे मिलकर 4 किस्म के ट्रेट बनते हैं, ठीक है। एक ट्रेट को ह्यूमंस के अंदर बनाने में, ह्यूमंस डिप्लॉयड होते हैं, एक ट्रेट को ह्यूमंस के अंदर बनाने के लिए 2 अलील काम में आते हैं, और वो 2 अलील एक जीन कहलाता है ह्यूमंस के अंदर में। अभी क्या कह दिया मैंने, ये मान लो किसी एक, है ना, मान लो ये है कोई ए पर्सन है, कोई ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन है जिसका मैंने जो है सेल उठा लिया। अब उसके अंदर एक IA और IB नाम का 2 ठो जो है अलील प्रेजेंट है, IA और IB। तो ये ए ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ब्लड ग्रुप हो गया AB, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या हो गया AB। इसके अंदर कौन कौन से जीन है ना, कौन कौन सा अलील है, एक IA है और एक IB, इन दोनों से मिलके क्या बनता है, एक जीन। एक जीन के 2 अलील, यहाँ पर एक जीन के 3 टाइप के अलील, ठीक है, दिखाई दे रहा है, एक जीन के 3 टाइप के अलील और एक जीन के 2 अलील। इन दोनों में डिफरेंस करो, कंपेयर करो तो ही क्लियर होगा, ठीक है। एक जीन के 2 अलील इंडिविजुअल लेवल पे डिप्लॉयड के अंदर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने में यूज हो रहा है, और एक जीन के 3 टाइप के अलील जो है इन्वायरमेंट में, पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। समझ में आया। मैंने यहाँ लिखा देखो, ये जो है AB जो है ये एक कैरेक्टर है, मोर स्पेसिफिकली ट्रेट। ये क्या मतलब है, मैंने कहा कि ये ए पर्सन है, यानी मैं मान लो, ठीक है, मैं अकेले अपने की बात करूंगा तो यही जो AB है ना, ये जो एक ट्रेट है ये मेरे लिए कैरेक्टर हो जाएगा, ये मेरा कैरेक्टर है, क्योंकि AB के अलावा मेरे अंदर कोई और चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं पूरे पॉपुलेशन की बात कर दूं तो पूरे पॉपुलेशन में A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, 4 किस्म के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। तो अलग अलग किस्म के ब्लड ग्रुप पूरे पॉपुलेशन में पॉसिबल है, तो उन चारों को मुझको कंसीडर करना हुआ तो कैरेक्टर वहां पर ट्रेट के बराबर नहीं होगा। ट्रेट A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप, ये 4 ट्रेट हैं, और ये 4 ट्रेट मिला के एक कैरेक्टर है ना, किसका, ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप का एक कैरेक्टर, 4 किस्म का ट्रेट है। लेकिन मेरे लिए अगर सिर्फ मेरी अपनी बात करूं तो मेरे अंदर सिर्फ AB ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, तो सिर्फ AB ब्लड ग्रुप अगर पॉसिबल है तो मेरे लिए कैरेक्टर और ट्रेट की मीनिंग एक हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इंडिविजुअल लेवल पर ट्रेट और कैरेक्टर एक जैसा होता है, लेकिन पॉपुलेशन लेवल पर कैरेक्टर और ट्रेट की मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। कैरेक्टर एक ब्रॉड टर्म बन जाता है और ट्रेट जो है छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज में टूट जाता है,
ठीक है। इसके बाद देखो यार, मैंने कहा कि ये मेरा जो है, मान लो ये A% का जो है क्या है, सोमैटिक सेल है। क्या है? सोमैटिक सेल है। अब इस सोमैटिक सेल के गैमीट्स लिया मैंने, ठीक है। गैमेटिक सेल्स कैसे? ये डिप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड है। अब इस हैप्लॉइड सेल्स के अंदर मैंने देखा एक IA नाम का जो है मेरा अलील है, एक IB नाम का अलील है। तो ये मान लो मैंने इस वाले को उठाया, ठीक है। इस वाले को अगर उठाऊंगा तो इसके अंदर IB नाम का एक अलील है। तो यहाँ पर देखो एक अलील ही एक जीन है। हैप्लॉइड के अंदर एक जीन एक अलील है ना, डिप्लॉइड के अंदर एक जीन दो अलील। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बी ब्लड ग्रुप को, ठीक है। एक ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ब्लड ग्रुप को। यार एक पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पर, जो कंफ्यूज आपको शायद अभी भी कर रहा होगा, पॉपुलेशन लेवल और इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेट कैरेक्टर एक जैसे माना जाता है, क्योंकि वहां पे कोई हमारे अंदर वेरिएशन नहीं। मेरे अंदर अगर AB ब्लड ग्रुप है तो AB ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ट्रेट और कैरेक्टर एक जैसा। और अगर पॉपुलेशन लेवल देखेंगे तो वहां पे कैरेक्टर ब्रॉड टर्म है, ट्रेट जो है हमारा स्मॉल टर्म है। तो वहां पर क्योंकि अलग अलग किस्म के ट्रेट पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये चीजें इक्वल नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर। तो यार अब हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड के बीच का डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले 3 केसेस मैंने बना रखे हैं, 1 केस, 2 केस, 3 केस। क्या है? ये टेट्राप्लॉइड है, ये ट्रिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। अच्छा, ये टेट्राप्लॉइड कैसे है ना? देखो 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, तो टेट्राप्लॉइड। ये जो ग्रीन कलर से मार्क किया है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम को मार्क किया है, एक जैसे क्रोमोसोम को, 3 3 3 3, 2 2 2 2, 1 1 1 1, ठीक है। अब देखो 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 3 सेट ट्रिप्लॉइड, 1 सेट, 2 सेट डिप्लॉइड, ह्यूमंस का कंडीशन, ठीक है। अब हैप्लॉइड होता क्या है? किसी भी नॉर्मल सेल्स की जो कुछ भी प्लॉइडी होगी उसका अगर आधा कर देंगे ना तो वो हैप्लॉइड कंडीशन होती है। मान लो कि मैंने कहा कि मेरे पास किसी सेल की प्लॉइडी है 6, ठीक है। इसका आधा किया तो बचा 3, तो ये कंडीशन हैप्लॉइड कंडीशन होगी, ठीक है। तो टेट्राप्लॉइड 4, आधा किया 2, डिप्लॉइड कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन क्या होती है? इसका हैप्लॉइड है, इसका हैप्लॉइड और कुछ नहीं, डिप्लॉइड है। 3 का आधा पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इसका हैप्लॉइड पॉसिबल नहीं है। डिप्लॉइड 2 का आधा, एक सेट बना दिया, तो ये हो गया हैप्लॉइड, ठीक है। मोनोप्लॉइड ऑफ डिप्लॉइड इज ए हैप्लॉइड। शायद समझ में आया हो। 2 सेट हैं, आधा किया 1 बन गया, इसी को कहते हैं हम लोग हैप्लॉइड। तो बेसिकली हैप्लॉइड जो होता है ना, आप लोगों को पता होगा कि ये गैमेटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। जो पेरेंट्स के जो आप लोग के जीनोटाइप होता है ना, उसको आधा करते हैं और ऐड करते हैं, तो जो आधा करते हैं ना वो हैप्लॉइड कंडीशन लाते हैं, तो वो ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, मोनोप्लॉइड क्या होता है फिर? तो जो भी नॉर्मल सेल है उसकी जो कुछ भी प्लॉइडी है, उस प्लॉइडी में से एक प्लॉइडी को उठा करके छाप दो, ठीक है। 4 सेट हैं, एक सेट को उठा के छाप दो, 1 2 3 मोनोप्लॉइड ऑफ दिस सेल। इस सेल का मोनोप्लॉइड क्या होगा? इसमें 3 है, एक सेट उठाओ छाप दो, मोनोप्लॉइड। इसमें 2 है, उठाओ छाप दो, मोनोप्लॉइड। अब आप लोग क्या देखो कि मोनोप्लॉइड जो है एक एक सेट होता है। अब मैंने यहाँ पे जो है कोइंसिडेंटली 3 3 का बनाया जोड़ा है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस वजह से यहाँ पे 3 3 3 ऐसे आए हैं। बाई चांस अगर मैंने यहाँ के 4 बनाता तो यहाँ 4 आ जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो मोनोप्लॉइड जो होता है एक सेट वाला होता है, पर हैप्लॉइड के बीच का आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि हैप्लॉइड कभी 2 सेट कंटेन करता है, कभी 1 सेट कंटेन करता है। होप करते हैं कि हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड आप लोग को क्लियर होगा। बात है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो यार अब हम लोग सेल डिवीजन की मदद से, सेल साइकिल की मदद से सारी चीज़ों को कंक्लूड करने जा रहे हैं। आइए देखिए किस तरीके से। सबसे पहले मैंने बताया कि ये एक नॉर्मल सेल होती है। नॉर्मल सेल में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए ऐसे उलझे हुए फॉर्म में होता है, ये चीज़ पता है ना। मैंने कहा कि मान लो जीवन फेज में ये जो है क्रोमोसोम के फॉर्म में होता नहीं है, डीएनए के फॉर्म में ही रहता है। लेकिन मैंने कहा मान लो कंडेंस होकर क्रोमोसोम के फॉर्म में आया तो कितने क्रोमोसोम बनेंगे? तो 2 सेट बनेंगे, क्योंकि ये डिप्लॉइड सेल था, ये तो पता है, और 3 क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है। टोटल देखो, टोटल तो 6 क्रोमोसोम है, लेकिन 3 टाइप्स के क्रोमोसोम बन गए, ठीक है। तो अब आया हमारा जीवन फेज, ये हो गया हाइपोथेटिकल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो है 3 टाइप के क्रोमोसोम बन रहे हैं, 2 सेट बन रहे हैं, 2 सेट बना तो डिप्लॉइड हो गया। ये सेट का एक क्रोमोसोम इस सेट के पहले क्रोमोसोम से सिमिलर है, इस वजह से इसको कह दिया होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जब आगे बढ़ता है तब आता है एस फेज। अब मैंने कहा एस फेज भी एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है। मान लो कि यहाँ पे क्रोमोसोम के फॉर्म में है, ठीक है, अभी भी डीएनए के ही फॉर्म में रहेगा, रेप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन मान लो क्रोमोसोम के फॉर्म में है, तो इस वाले क्रोमेटिड का हूबहू ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, एकदम आइडेंटिकल बनेगा। तो एक क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड बना के एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड 1 क्रोमोसोम, 1 क्रोमेटिड 1 क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये दोनों क्रोमेटिड आपस में आइडेंटिकल है,
ये वाला क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम से होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि सिमिलर है। वैसे ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम सिमिलर है तो होमोलोगस क्रोमोसोम। इतनी चीजें क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेजियल प्लेट पे इस तरीके से अरेंज हो जाता है जैसा कि आप लोगों ने आज तक देखा है, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन जो है पूरा डीएनए का अच्छे से हो जाता है, क्रोमेटिड अच्छे से जो है बन जाता है, क्रोमोसोम अच्छे से अपीयर होता है। तो यहाँ पे मेटाफेज 1 के अंदर ये मेटाफेजियल प्लेट है, यहाँ पर हम लोग को अच्छे से अपीयरेंस हो रहा है और यही फोटो आप लोगों ने आज तक देखते आए हैं। अब होता क्या है कि ये देखो, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है ना। ये कैपिटल टी आपस में, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है, और ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, इसका ये वाला नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसका ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड। मेटाफेज 1 के अंदर हम लोग को ये चीज क्लियरली नजर आ गई। आगे आते हैं टीलोफेज के अंदर, तो ये वाला पोर्शन इधर, ये वाला पोर्शन इधर शॉर्ट हो गया, ठीक है। टीलोफेज से आगे आते हैं तो फिर इस तरीके से गैमेट बन जाता है। अब गैमेट के अंदर ध्यान दो, ये देखो हैप्लॉइड है, एक सेट, भले एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम है ना। यहाँ पे भी देखो एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम, एक सेट, ठीक, एक सेट, तो ऐसे 4 बन गए, तो 4 गैमेट बन गया। ये हो गया मायोसिस के। अब मैंने कह दिया, मान लो कि मेटाफेज से पहले आता है प्रोफेज, है ना। प्रोफेज के किसी साइकिल में क्या है उससे हमसे भाई मतलब नहीं है ना। वहां पर क्या होता है कि बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है, वो चीज जिससे क्रॉसिंग ओवर होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होते हुए हमारे क्रोमेटिड्स के जो जीन होते हैं वो आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने कहा कि ये रहा हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, और ये रहा एक और जो कि आपस में होमोलोगस है, ठीक है। आपस में क्या है? होमोलोगस है। सबसे पहले ये क्या था, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। सबसे पहले एक कैपिटल टी, ये और ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, ऐसा फॉर्म था। अब जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, मान लो इसका एक्सचेंज इससे हो गया, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में मान लो इसका एक्सचेंज इससे हो गया, तो ये वाला जो स्मॉल टी था ये क्या बन जाएगा? कैपिटल टी, और ये वाला जो कैपिटल टी था ये क्या बन जाएगा? स्मॉल टी। दिखाई दे रहा है? मतलब एस फेज के अंदर ये लोग आइडेंटिकल थे, लेकिन जब प्रो फेज आया तो उसमें हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी हो जाए, ठीक है। तो अगर ये ऐसा फॉर्म है तो ये फॉर्म भी पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। और ये कब पॉसिबल है? जब क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे हो जाएगा, ये कैपिटल टी मिट के ये स्मॉल टी हो जाएगा, है ना। उसी तरह ये जो है कैपिटल टी हो जाएगा, और यहाँ पे आगे चलते चलते उस तरह से हम लोग को मिल जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। ये भी पॉसिबल होता है, ये भी पॉसिबल होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे और क्लियर करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यार समरी को पूरा करते हैं, वीडियो का लास्ट पार्ट है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक क्रोमेटिड भी एक क्रोमोसोम हो सकता है, हमने जाना। 2 क्रोमेटिड भी एक क्रोमोसोम हो सकता है, 3 क्रोमेटिड भी एक क्रोमोसोम हो सकता है, 4 क्रोमेटिड भी एक क्रोमोसोम होता है, बशर्ते वो एक सेंट्रोमियर से अटैच होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि एक जीन एक अलील हो सकता है अगर मोनोप्लॉइड सेल की बात हो, है ना। मोनोप्लॉइड के लिए एक जीन एक अलील हो सकता है ना। डिप्लॉइड सेल के लिए एक जीन 2 अलील हो सकता है। ट्रिप्लॉइड सेल के लिए एक जीन 3 अलील हो सकता है। तो खाली एक जीन 2 अलील हो ऐसा जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी प्लॉइडी, ठीक है। इसके बाद देखो हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेन सेल होती है उसकी प्लॉइडी का आधा कर दो तो हैप्लॉइड होता है। तो अगर डिप्लॉइड सेल है तो उसकी प्लॉइडी आधा है तो हैप्लॉइड, है ना। टेट्राप्लॉइड का हैप्लॉइड वर्जन क्या होता है? डिप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड का हैप्लॉइड क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। 2n, n, 4n, 2n, 6n और 3n, है ना। जो मोनोप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड होती हैं उनकी हैप्लॉइड सेल्स पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो क्रोमोसोम है इस फॉर्म में क्रॉसिंग ओवर के आने के बाद ये कंडीशन पॉसिबल हो जाती है ना। क्रॉसिंग ओवर के आने के बाद ये कंडीशन पॉसिबल हो जाती है कि यहाँ पे कैपिटल टी हो, यहाँ पे स्मॉल टी हो। वरना प्रो फेज से पहले जब एस फेज में होता है तो ये और ये हमेशा आइडेंटिकल ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में आप लोग देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है ना, ये जो क्रोमोसोम जैसे है ना, ये सेपरेट हो जाता है क्रोमेटिड, तो इस तरीके से। तो ये एक क्रोमेटिड होता है और एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम, तो टोटल कितने? 6 क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद देखो जीन, एक ये क्रोमोसोम एक ये क्रोमोसोम, दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम। कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हो गया? एक जीन, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो है जीन नहीं होता, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जीन नहीं होता। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक जीन होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक जीन होता है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है? एक जीन 2 अलील, यहाँ पे भी एक जीन 2 अलील है। क्यों? क्योंकि मैंने डिप्लॉइड सेल लिया है। इसके बाद आता है यार बाइवेलेंट, टेट्राड और टेट्राप्लॉइड। पहले तो टेट्राप्लॉइड आप लोग जानते हैं कि जिसकी प्लॉइडी 4 हो, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, ठीक है, ये तो पता है। अब कई लोग क्या होते हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड को सेम समझते हैं, सेम नहीं होता। होता क्या है कि जब कोई 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 बाई
दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में साइनेक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाते हैं तो वो केस कहलाती है बाइवेलेंट। ठीक है, एनसीईआरटी ने, जब आप 11th की एनसीईआरटी खोलोगे ना तो वहां पे इसको बाइवेलेंट दे रखा है और टेट्राड दे रखा है। तो देखना, तो बाइवेलेंट को उसने बोल्ड करके लिखा है पर टेट्राड को बोल्ड करके नहीं लिखा है। तो आप लोग क्या देखोगे कि ये बाइवेलेंट है लेकिन कोइंसिडेंटली ये टेट्राड है। कैसे, अभी देखते हैं। ठीक है, तो यहां टेट्राड पहले समझ लो, होमोलॉगस क्रोमोसोम ये और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, जैसे कि मैंने आगे बताता आया हूं, ये और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, वैसे मैंने यहां पे बना दिया होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना साथ में है तो उनके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, मतलब कि 4 क्रोमैटिड्स हैं टोटल, 2 सिस्टर क्रोमैटिड ये, 2 सिस्टर क्रोमैटिड ये, तो टोटल 4 क्रोमैटिड हुए हैं। तो ये 4 क्रोमैटिड मिलके टेट्राड बनाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम के अगर टोटल क्रोमैटिड्स 4 हैं तो टेट्राड बनता है। अब वो एक सेल, एक मेम्ब्रेन बाउंड, यानी एक सेल के अंदर हो, एक न्यूक्लियस के अंदर हो, जो भी हो इन फ्यूचर, है ना, एक सेल के अंदर अगर हो रहा है तो मतलब कि वो टेट्राड बना रहा है। बात समझो, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लोज्ड है, एक साथ है तो टेट्राड बना रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पे भी तो वही कंडीशन है, हाँ वही कंडीशन है, यहां पे भी 4 क्रोमैटिड्स हैं जो आपस में एक साथ हैं। ठीक है, तो ये भी एक टेट्राड कंडीशन है, पर मोर स्पेसिफिकली अगर इसको बोले तो ये बाइवेलेंट कंडीशन कहलाता है। ये टेट्राड बोलो तो सही बात है, गलत बात नहीं है, पर ये ज्यादा अच्छा वर्ड है बाइवेलेंट। क्या टेट्राड सिर्फ इसी को कहते हैं? नहीं, टेट्राड एनाफेज में भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को यहां से क्लियर हो जाती है कि टेट्राड अलग चीज होती है, बाइवेलेंट अलग चीज होती है। बाइवेलेंट के अंदर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से जब एक साथ आता है क्रॉसिंग ओवर के लिए तब बनता है 2 क्रोमोसोम एक साथ आता है होमोलॉगस, तब बाइवेलेंट 2। ठीक है, टेट्राड में 4 क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेट्राड मिलकर बनाता है। होप करते हैं यार आपको सारी जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी, आपको मोक्ष मिला होगा। अगर ऐसे ही सारे कंसेप्ट सीखना है तो मेरे चैनल फेंटेड आईक्यू को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।